तो सीआर, तो लास्ट लेक्चर तक हम वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे थे और अभी देखिएगा ये लास्ट वेरिएशन रहेगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। Whenever Earth rotates around its own axis with angular speed omega, at that time centrifugal force is exerted on that object in the horizontal direction as shown in this figure, mr omega square. The component of this centrifugal force at an angle lambda is given by mr omega square cos lambda. Okay, थीटा से रिलेटेड उसका कंपोनेंट रहेगा, मतलब लैम्बडा से रिलेटेड उसका कंपोनेंट रहेगा mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्बडा। ओके, जैसे हम रिजोल्यूशन करते हैं थीटा का वैसा ही रिजोल्यूशन है। अगर आपको ये लैम्बडा दिक्कत भरा लग रहा है एंगल तो आप थीटा भी ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो mg इस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है और अर्थ के रोटेशन की वजह से है ना वो ऑब्जेक्ट दूर पुल हो जाता है। ओके, विद द फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्बडा। mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्बडा ये भी फोर्स है और mg ये भी फोर्स है। ओके, अर्थ ने उसे अपनी ओर खींचता है mg फोर्स से, ये ओरिजिनल फोर्स है अर्थ का और इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है अर्थ के रोटेशन की वजह से और इस वजह से उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट वेट उस ऑब्जेक्ट का कितना फील होता है mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्बडा। इज इट ओके? तो ये ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट अपेरेंट वेट होगा। अब इसमें देखिएगा ये जो ट्रायंगल है ना ओ पी पी डैश डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो पी पी डैश मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है जिस सर्कल पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, और ये लैम्बडा है उनके बीच का एंगल। तो ये लैम्बडा का कॉस लैम्बडा अगर हम निकालते हैं तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आएगा और फिर स्मॉल आर का वैल्यू आएगा कैपिटल आर कॉस लैम्बडा। इज इट ओके? तो क्या मैं ये वैल्यू ऊपर पुट कर सकता हूँ स्मॉल आर की जगह इस इक्वेशन में? तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, अभी कैपिटल आर का स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कॉस लैम्बडा, वो कॉस लैम्बडा और ये कॉस लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। इज इट ओके? तो ये फाइनल आंसर मिलने वाला है। अर्थ के रोटेशन की वजह से अगर आपको वेट में कितना डिग्रेडेशन आएगा, वेट कितना रिड्यूस होगा ऑब्जेक्ट का, ये अगर निकालना है ना, या फिर अपेरेंट वेट उस ऑब्जेक्ट का निकालना है ना, तो ओरिजिनल वेट माइनस अपेरेंट मतलब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये इतना चेंज हो जाएगा। ओके, तो एम जी डैश मतलब अपेरेंट वेट है, एम जी मतलब एक्चुअल वेट है, इसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा इस फैक्टर की वजह से डिग्रेडेशन आ जाता है इस वेट में। तो रिजल्टेंट और अपेरेंट वेट निकालना है तो फिर आपको ये फॉर्मूला रहेगा। इज इट ओके? यम मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कर रहे हैं, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। ओके, कॉस स्क्वायर लैम्बडा मतलब ये आपको पता है लैटिट्यूड है, मतलब जिस एंगल पर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो एंगल रहेगा। अब ये कॉस लैम्बडा कहाँ से स्टार्ट होता है? हॉरिजॉन्टल से। ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल लैम्बडा है। ओके, तभी ये एंगल यहाँ पर भी लैम्बडा नजर आ रहा है। ओके, एडजेसेंट एंगल यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा कॉस लैम्बडा है तो यहाँ पर भी लैम्बडा इस वजह से। तो देखिएगा ये लैम्बडा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेजर करना? हॉरिजॉन्टल से। तो इक्वेटर पर ये वैल्यू कितना रहेगा? 0 और पोल पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो याद रखना ये लैटिट्यूड मतलब ये जो एंगल रहेगा इसका वैल्यू इक्वेटर पर 0 होता है और पोल्स पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी देखिएगा तो इसमें अगर हम यम से डिवाइड करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा आएगा, कॉस स्क्वायर लैम्बडा। इज इट ओके? तो ये वैल्यू रहने वाला है जी डैश इज इक्वल टू जी, मतलब यम से अगर हम डिवाइड करते हैं ना, आपको अगर ग्रेविटी निकालना है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से कितना हो जाएगा, कितना रिड्यूस होगा, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। इज इट ओके? तो ये रहेगा वो फॉर्मूला जिससे आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। यल मतलब लैम्बडा मतलब लैटिट्यूड रहेगा। ओके, तो अभी देखिएगा अलग अलग जगहों पर हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एट इक्वेटर अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बोला एट इक्वेटर लैम्बडा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और कॉस ऑफ लैम्बडा फिर आ जाएगा 1। ओके, क्योंकि पता है आपको कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो इस वजह से इस वैल्यू इसमें हमें 1 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा का वैल्यू 1 आएगा। इसी वजह से
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश एट इक्वेटर सबसे कम होता है। सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से उसमें डिग्रेडेशन आ जाता है। ये जो फैक्टर होता है ना आर ओमेगा स्क्वायर, ये जी से माइनस हो जाता है। तो सबसे कम ग्रेविटी अगर कहीं पर है, ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड इट इज गिवन बाय जी माइनस, मतलब अर्थ का ओरिजिनल ग्रेविटी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये फैक्टर्स उसे माइनस करना है हमें। ओके, और आप देखिएगा एट पोल्स लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और कॉस ऑफ 90 आपको पता है, मतलब कॉस ऑफ लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से कॉस स्क्वायर लैम्डा ये जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा और इस वजह से फाइनल आंसर आने वाला है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 0। ओके, तो इसी वजह से वो जी आएगा। जी मतलब अर्थ का ओरिजिनल ग्रेविटी के साथ ग्रेविटी इक्वल आएगा एट द पोल्स। ओके, एट द पोल से ग्रेविटी उस वजह से जी आ जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी अर्थ का पॉसिबल है हमारे अर्थ सरफेस पर, पोल पर। ओके, और इसका वैल्यू होता है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और सबसे कम ग्रेविटी इक्वेटर पर है और उसका वैल्यू होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इतने ही वेरिएशन है हमारे सिलेबस में, याद रखिएगा इसे। इसके बाहर कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इज इट ओके? राइट दिस। दिस concept is clear to all of you? ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बीट पूरा खत्म हो जाता है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिएगा एक ग्राफ निकलते हैं हम अगर अर्थ के सेंटर से आगे अगर निकलते हैं तो फिर ग्रेविटी कैसे कैसे चेंज होता है ये हमें निकाल के दिखाना है। ओके, तो देखिएगा ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस रहेगा और ये डिस्टेंस हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? अर्थ के सेंटर से। ओके, मतलब ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर से हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं ऐसे। ओके, इंफिनिटी तक। तो फिर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है कि एग्जैक्टली कैसा होगा। यहाँ पर भी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, नो डाउट। ओके, ये अर्थ का हमारे सेंटर है और यहीं पर हम ड्रॉ कर रहे ग्राफ। तो ये ग्राफ जी वर्सेस आर का है। ओके, जी आर मतलब कोई भी डिस्टेंस है जो जीरो अर्थ के सेंटर से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक खत्म होगा। तो अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे डेप्थ कम होने लगता है और डेप्थ कम होने से ग्रेविटी बढ़ने लगता है। तो इस वजह से ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ में। ओके, ऐसा आपको ग्राफ ऑब्जर्व होता है। धीरे धीरे ग्रेविटी बढ़ता है। ग्रेविटी का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर ऑकर होता है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पर मतलब कब? जब स्मॉलर का वैल्यू कैपिटल आर के साथ इक्वल हो। जब डिस्टेंस का वैल्यू अर्थ के रेडियस के साथ इक्वल आता है ना, तब ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और इसके आगे फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/r² के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे ग्रेविटी क्या हो जाता है? कम होने लगता है। लेकिन कहाँ पर जीरो होगा ये हम बता नहीं सकते, इस वजह से इस ग्राफ को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ याद रखना, आपको पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। जी वर्सेस ये डिस्टेंस का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, सबसे मैक्सिमम वैल्यू अर्थ के ग्रेविटी का कब होता है? जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के आगे ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के साथ और सरफेस के अंदर ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के साथ नियर बाय। ओके, इसी वजह से ऐसा वेरिएशन आता है। जैसे जैसे अर्थ का रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे फिर ग्रेविटी का वैल्यू भी बढ़ता है। इसी वजह से ऐसा ये ग्राफ ऑब्जर्व हो जाता है। ड्रॉ दिस ग्राफ। ये ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो उस कंडीशन में आपको ये चीज निकालना पड़ेगा। ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, ऐसा निकालो। अर्थ के सेंटर से हम ये ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एंड करने वाले हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बिट रहेगा, ये इसी बिट से रिलेटेड है तो इस वजह से यहीं पर ले लेते हैं, कंडीशन फॉर वेटलेसनेस, ओके। कंडीशन फॉर वेटलेसनेस, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है देखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ लैटिट्यूड या फिर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ रिड्यूस हो जाता है। मतलब अर्थ जितना ज्यादा स्पीड से घूमेगा ना, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होते चले जाएगा, ओके। ये अर्थ का ओरिजिनल ग्रेविटी है जी, और ये जो फैक्टर है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ओके। तो ये डिपेंड होता है अर्थ के रोटेशन पर। ये जो फैक्टर है ना, जो फैक्टर हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका वैल्यू अर्थ के एंगुलर स्पीड पर डिपेंडेंट है, ओमेगा स्क्वायर पर। तो जितना ज्यादा ओमेगा स्क्वायर होगा, उतना ही धीरे धीरे ये फैक्टर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो अर्थ अगर एक पर्टिकुलर स्पीड पर घूमता है ना, तो ये फैक्टर एग्जैक्टली मैच करेगा हमारे अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। और तब बता मुझे ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा फिर, ये डायरेक्टली जीरो ही आ जाएगा। और उस पर्सन को अपना अपरेंट वेट कितना लगने लगेगा, जीरो। नो डाउट उसका मास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। इसी वजह से उस पर्सन को ऐसा फील होगा कि उसको वेट ही नहीं है। इस कंडीशन को कहा जाता है वेटलेसनेस कंडीशन, ओके। लिख लीजिएगा, इफ apparent weight of a body is zero, if apparent weight of a body is zero, then this condition is known as weightlessness. If apparent weight of a body is zero, then this condition is known as weightlessness. ऐसा weightlessness condition आपको पता है स्पेस में आता है। स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही नहीं है, इस वजह से वो पर्सन फ्लोट करते हैं स्पेस में, आपने देखा होगा, ओके। तो फ्लोट क्यों करते हैं वो, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होता है, उनके ऊपर खींचने वाला कोई फोर्स ही एक्सर्ट नहीं होता है, इस वजह से ऑकर होता है। सो दैट्स व्हाई कंडीशन फॉर वेटलेसनेस क्या रहेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ओके। तो अगर ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा जी के साथ इक्वल हो जाए, तो फिर यम मतलब जी डैश जो एपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो हो जाता है, और उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा। इसी वजह से उस पर्सन को ऐसा लगने लगेगा कि उसका अपरेंट वेट जीरो है, ओके। तो अपरेंट वेट जीरो अगर चाहिए तो एंगुलर स्पीड कितना होना जरूरी है, उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। मतलब जी डैश का वैल्यू हमें ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ वेट फॉर्मूला पुट करते हैं, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। तो अब इस फॉर्मूले में हम एम जी डैश का वैल्यू जीरो पुट करते हैं। एम जी डैश मतलब अपरेंट वेट है, और इसे हम जीरो शो करने वाले हैं, ओके। और इसे हम जीरो शो करने वाले हैं, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। तो अभी ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस होगा, फाइनली आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ओके। तो ये यम कैंसिल हुआ, ओके। हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर को यहीं पर रखो, बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर ई इंटू कॉस स्क्वायर लैम्बडा। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर जी बाय आर ई, और ये कॉस स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, और फिर उसका आंसर आ जाएगा, देखिएगा आप, 1 बाय कॉस लैम्बडा, 1 बाय कॉस लैम्बडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर ई, ओके। तो ये रहेगा वैल्यू, इज इट ओके। 1 बाय कॉस लैम्बडा इज इक्वल टू जी बाय आर ई। तो ये रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी पर एपरेंट वेट उस ऑब्जेक्ट का जीरो महसूस होने वाला है। अब इसमें लैम्बडा ये वेरिएबल है, लेकिन लैम्बडा का वैल्यू आपको पता है, हम 1 ले सकते हैं, कहाँ पर, पोल पर, ओके। तो सॉरी, एट इक्वेटर लैम्बडा का वैल्यू जीरो होगा, और कॉस जीरो 1 होता है, तो इस वजह से एट इक्वेटर का कंडीशन हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ओके। तो फिर एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिस
जिस पर एंगुलर वेलोसिटी, जिस पर मतलब एपरेंट वेट पर्सन का 0 फील होगा, तो इस कंडीशन में हम पुट करने वाले हैं एट इक्वेटर। एट इक्वेटर देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या आएगा, फिर देखिएगा अंडर रूट जी बाय आर ई। जी का वैल्यू पता है आपको 9.8, आर ई का वैल्यू अगर पुट करते हैं हम, तो फिर फाइनली इसका आंसर आ जाता है फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद। अगर ये फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो फिर फाइनली आंसर आ जाता है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। 1/800 रेडियन पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, और फिर इसको अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 0.00125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो इतना अगर एंगुलर स्पीड अर्थ का हो जाए ना, तो फिर सभी पर्सन हवा में तैरने लगेंगे। ओके, कोई भी जमीन पर नहीं रहेगा अगर अर्थ इतने स्पीड से घूमता है। तो इतने स्पीड अटेम्प्ट करने के लिए अर्थ का जो एक्चुअल एंगुलर स्पीड है ना, उसके ये 17 टाइम्स है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे ओरिजिनल एंगुलर स्पीड के वैल्यू से। अर्थ मतलब जिस एंगुलर स्पीड से घूमता है ना, उसको अगर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो तब ये वैल्यू मिलेगा। मतलब अर्थ अपने ओरिजिनल स्पीड से 17 टाइम अर्थ का जो एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, इसको अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तब ये फैक्टर जनरेट होता है। और इस फैक्टर पर अगर अर्थ मूव करने लगा ना एंगुलर स्पीड से, तो सभी पर्सन्स हवा में तैरने लगेंगे। ओके, क्योंकि उनका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, और टाइम पीरियड उस कंडीशन में अर्थ के रोटेशन की वजह से कितना हो जाएगा, 1.4 आवर। मतलब इतने स्पीड से अगर अर्थ घूमने लगा ना 17 टाइम्स ऑफ रेगुलर एंगुलर स्पीड, तो फिर हमारा एक दिन 1.4 आवर का होगा। ओके, मतलब 1.5 घंटे में हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा। ओके, और जितने स्पीड से अभी घूम रहा है, उतने स्पीड की वजह से हमारा टाइम पीरियड 24 आवर्स का है। लेकिन अर्थ अगर 17 टाइम्स मोर स्पीड से अगर घूमता है एंगुलर स्पीड से, तो फिर उस कंडीशन में हमारे दिन का टाइम 1.4 आवर हो जाएगा। ओके, इतने स्पीड से अगर अर्थ घूमने लगा, तो फिर सभी पर्सन हवा में तैरने लगेंगे। कोई भी पर्सन जमीन पर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी 0 रहेगा। ओके, ठीक है, आ गया समझ में ये? ठीक है, तो यहाँ पर सभी वेरिएशंस खत्म हो गए। जितना भी पार्ट पढ़ाना था उतना सबका सब खत्म हो चुका है। ओके तो एक बार जस्ट सिनॉप्सिस करते हैं फॉर्मूले को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आवाज नहीं आ रही? सभी को नहीं आ रहा है आवाज? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। ओके, तो सीयर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, माइक लगा देता हूँ मैं। सिर्फ अभी अगर कुछ बोलना हो तो माइक मत ऑफ ऑन कीजिएगा आप, कोई भी, क्योंकि मैंने माइक लगाया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा आप। ठीक है, अभी आ रहा है क्या आवाज? देखो, नाउ वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, सो सीयर, तो अभी सभी फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते 2 मिनट में। सभी मतलब है, कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, और उसमें फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिएगा सभी फॉर्मूले को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेन टारगेट था हमारा, जो कल से हम देख रहे थे बीट को, तो वो आज खत्म हुआ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता है कितना है, gm/r²। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो वो आता है 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है, तो ये दोनों भी फॉर्मूले याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के।
ओके, तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आता है, अगर डेंसिटी रो अगर कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब अर्थ का सब तरफ डेंसिटी अगर कांस्टेंट है ना, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन है। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है ना अर्थ का, तो फिर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। मतलब क्या कांस्टेंट है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि जी रेडियस को कैसा प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है ना, इफ रो इज कांस्टेंट लिख लीजिएगा, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एंड इफ मास इज कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ अगर कांस्टेंट है ना, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो अभी आपको परसेंटेज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला जाता है इस केस में। मतलब वो कहते हैं कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट देन जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर। और इसमें अगर हम परसेंटेज वेरिएशन निकालते हैं ना, ओके, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला रहेगा डेल्टा जी बाय जी। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर का लॉजिक लगा रहे हम। ओके, फॉर परसेंटेज वेरिएशन इन जी, ये फॉर्मूला अगर हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट, तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला सिर्फ 5% तक यूटिलाइज्ड है। मतलब परसेंटेज एरर अगर 5% होना मास में, मतलब सॉरी परसेंटेज एरर अगर 5% होना रेडियस में, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला भी बाइनोमियल थ्योरम से निकाला है। तो ये आता है -2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। ओके, तो ये फॉर्मूले का ट्रिक भी वही है कि 5% ऑफ जी का वैल्यू अगर 5% के अंदर चेंज होता है ना, तो तभी ये फॉर्मूला आपको सही आंसर देगा। ओके, तो लिख लेना इसे, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाएगा अगर रेडियस चेंज होता है तो। ओके, ये जी और आर के रिलेशन के साथ बाइनोमियल थ्योरम से ये फॉर्मूला निकाला है। बाइनोमियल थ्योरम से इसके पहले भी हमने वो फॉर्मूला निकाला था, तो उसके जैसा ही है। ये भी फॉर्मूला 5% तक ही यूटिलाइज्ड है। 5% से ज्यादा अगर चेंज रहता है क्वांटिटी में, तो ये फॉर्मूला आपको सही आंसर नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ मास एंड रेडियस करस्पॉन्डिंग टू द प्लैनेट, मतलब इसमें अगर दोनों में भी चेंज आता है, मास और रेडियस दोनों भी चेंज हो रहे हैं। ओके, मतलब वो बताते हैं कि एक प्लैनेट है जिसका मास 2 टाइम्स है अर्थ के, एक प्लैनेट है जिसका रेडियस हाफ है अर्थ के, तो बताओ उस प्लैनेट का ग्रेविटी क्या होगा। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, ज्यादातर तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अगर निकालना है, ओके, तो फिर उसे निकालने का फॉर्मूला है, मतलब ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ओके, इज इक्वल टू ग्रेविटी के साथ आपको पता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, ओके, इनटू रेडियस आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, इसका होल स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? तो इस फॉर्मूले से आप उस प्लैनेट का ग्रेविटी निकाल सकते हो। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसा ही बिट आएगा। तो अगर मास में भी चेंज है और रेडियस में भी चेंज है और आपको परसेंटेज चेंज निकालने को कहा है हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, मतलब चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी। ओके, परसेंटेज चेंज है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो इसका फॉर्मूला आएगा चेंज इन मास अपॉन ओरिजिनल मास -2 इंटू चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। ओके, ये माइनस किस वजह से आया, क्योंकि रेडियस और ग्रेविटी आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई ये माइनस साइन आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से आप चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी, मतलब भी परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, याद रखना। अभी और एक चीजें, मतलब डेप्थ और हाइट की वजह से जो परसेंटेज चेंज रहेगा वो निकालने के लिए हमें आएगा। ओके, तो उसके लिए हम डील करते हैं अभी, देखिएगा। अब नेक्स्ट बिट रहेगा चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट अगर है,
तो आप देखिएगा ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और हाइट की वजह से वो जी एच हो जाता है, तो जी माइनस जी एच ये मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट हाइट एच। ओके, सो डिक्रीमेंट इन जी मतलब अगर स्मॉल रहा तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये भी फॉर्मूला 5% के लगभग अगर चेंज रहा तभी वैलिड है। सो डेल्टा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 2h बाय आर ई रहेगा। ओके, तो हाइट का वैल्यू अगर 5% ऑफ आर ई रहा तो फिर आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच निकाल सकते हो। ओके, तो वैसे ही डेप्थ की वजह से अगर निकालना है परसेंटेज चेंज, तो ओरिजिनल ग्रेविटी जी रहेगा, डेप्थ की वजह से जी डी रहता है, तो फिर उसे निकालने का फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ डी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओरिजिनल, तो ये आएगा डी बाय आर ई। तो ऐसा ये फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, तो ये स्पेशल फॉर्मूले से याद रखना, सभी फॉर्मूले आपका काम बहुत आसान करने वाले हैं और इजीली आंसर देने वाले हैं। वरना आपको यही कैलकुलेशन करने के लिए परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालना होना, तो फिर आपको फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%, इससे आंसर निकालना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट वो करके ही आंसर है। ओके, मतलब इस फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूले भी कब यूज करने, कैसे यूज करने में बताऊंगा आपको। तो अभी इसके के ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बीट आज हमने पढ़ा है, ये उसके फॉर्मूले जैसे सभी इन फॉर्मूलेज के अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना पार्ट याद रखना। तो अभी लिखिएगा क्वेश्चन को। At what depth below the earth surface acceleration due to gravity is decreased by 1%? Okay, at what depth acceleration due to gravity is decreased by 1%? तो 1% मतलब ये 5% से कम है, इस वजह से हम डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, कितने डेप्थ पर, मतलब हमें डी का वैल्यू निकालना है, इतना तो पता है। डेप्थ डी का वैल्यू हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%, तो ये परसेंटेज डिक्रीज दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ड्यू टू अ डेप्थ डी। तो ये आपको किसका वैल्यू दिया है, अभी जो मैंने बताया था आपको, डेल्टा जी डी डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू 1% है। इज इट ओके, मतलब भी 1/100। तो आपको डेल्टा जी डी बाई जी का वैल्यू 1% मतलब ही 1/100 पुट करना है। तो डेल्टा जी डी बाई जी, अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला ऊपर लिखा है, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा जी डी बाई जी इज इक्वल टू डी बाय आर ई। आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, डी मतलब डेप्थ है, और डेल्टा जी डी बाई जी मतलब भी परसेंटेज डिक्रीज रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और इसका वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दिया है एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। ओके, मतलब ये डेल्टा जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1% है। तो देखिएगा डेल्टा जी डी बाई जी इज इक्वल टू डी बाय आर ई होगा। तो डेल्टा जी डी बाई जी का वैल्यू 1/100 है, 1% मतलब। डी का वैल्यू निकालना है, आर ई का वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो इस वजह से 6400 किलोमीटर ऊपर जाएगा, और डी का वैल्यू आएगा फिर 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो फाइनल आंसर मिलने वाला है, 0 कैंसिल होगा और फाइनल आंसर आएगा 64 किलोमीटर। तो ये होगा डी का वैल्यू। आ गया समझ में? तो इतने डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 1% ऑफ 1% से डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, मतलब परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 1% आएगा एट अ डेप्थ 64 किलोमीटर अर्थ सरफेस के नीचे जाने के बाद। ओके, ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? अभी एक डेप्थ का क्वेश्चन लिया, अभी एक हाइट का क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हैव यू रिटन दिस क्वेश्चन? ठीक है, अभी डेप्थ का होने के बाद हाइट का क्वेश्चन लेते हैं हम। लिखिएगा
at what height above the earth surface at what height above the earth surface acceleration due to gravity acceleration due to gravity will be 1/9 of its value at the earth surface. 1/9 of its value at the earth surface. क्वेश्चन मार्क. रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर. देखिएगा कितने हाइट अबव जाने के बाद, मतलब यहाँ पर अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है. तो कितने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g/9 होगा. ओके, तो एट हाइट h ग्रेविटी कितना चाहिए हमें, g/9. इज इट ओके? एट हाइट h जाने के बाद उसका ग्रेविटी 1/9 होने वाला है इस ओरिजिनल वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g होता है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है. लेकिन एट हाइट h पर जाने के बाद उसका ग्रेविटी कितना होने वाला है, g/9 होने वाला है, 1/9 होने वाला है. ओके, तो gh का वैल्यू g/9 होगा. ओके, और इस कंडीशन में हमें हाइट निकालना है. ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से जाते हैं. ऐसे 1/9, 1/2, 1/4 ऐसा अगर दिया ना तो फिर बहुत आसान होता है वो स्क्वायर रूट से आंसर निकालना. इस वजह से मैं ओरिजिनल फॉर्मूले के साथ ही जाने वाला हूँ. अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से भी नो डाउट इसका आंसर निकाल सकते हैं हम. मैंने एट हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के दो फॉर्मूलेज आपको बताए थे. ओके, तो यहां पर देखिएगा इस कंडीशन में हम ओरिजिनल फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे. आपको पता होगा ओरिजिनल फॉर्मूला gh/g इज इक्वल टू r/r+h होल स्क्वायर होगा. ओके, तो gh का वैल्यू यहाँ पर g/9 पुट करना है. ठीक है, इन दिस कंडीशन वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ gh एज अ g/9 ओके इनटू g. तो g और ये g कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा r/r+h होल स्क्वायर. ओके, तो मतलब फाइनली क्या आने वाला है फिर देखिएगा 1/9 इज इक्वल टू r/r+h होल स्क्वायर. ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 1/3 इज इक्वल टू r/r+h रहेगा. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसे, तो r+h इज इक्वल टू 3r आएगा. ओके, तो फिर ये r उधर जाके माइनस होगा, तो h इज इक्वल टू 3r माइनस r, मतलब ये 2r आएगा. और r का वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर है. ओके, तो फिर फाइनली आंसर कितना आएगा फिर देखिएगा 12800 किलोमीटर, ये आएगा आंसर. ओके, तो इतने हाइट पर जाने के बाद अर्थ का ग्रेविटी कितना होने वाला है, 1/9 होने वाला है ओरिजिनल वैल्यू के. इज इट ओके? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हाइट पर लिया, एक क्वेश्चन डेप्थ पर लिया. दोनों भी फॉर्मूले पता चले कैसे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. पिछली बार परसेंटेज चेंज दिया था, इस वजह से हमने वो फॉर्मूला यूज किया. इस बार अब अच्छी बात ये थी कि रेशियो दिया था कि 1/9 होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू. तो उस कंडीशन में हमें हाइट का वैल्यू निकालना था. तो हाइट का वैल्यू आएगा 12800. इज इट ओके? आ गया समझ में? तो ऐसे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. और भी जितने क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर मैं सब आपको सेंड कर दूंगा आज. अभी क्या अभी सॉल्व कर दो, बहुत इजी बीट है. इस बीट को दोबारा लेना और करना मतलब डोंकी वर्क होगा, क्योंकि बहुत इजी बीट है, कुछ है ही नहीं इसमें नया. तो इस वजह से आज के आज ही प्रैक्टिस कर लो इसका. जितने भी क्वेश्चन मेरे पास रहेंगे इसके ऊपर हायर ऑर्डर के या फिर अलग अलग वैरायटी के, उतने सब मैं आपको सेंड करूंगा. वो आज के आज ही सॉल्व कीजिएगा. ओके,
तो फिर कुछ सवाल ही मत रखिएगा इसके बारे में कभी। सर अभी देखिएगा, ठीक है। सर माइक कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में बोलिएगा, मुझे कुछ भी आप सुनाई नहीं दे रहा है। मैं माइक लगाया, ओके। तो सियर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, वो जो लैटिट्यूड का कंसेप्ट था, लैटिट्यूड के कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, तो लिखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ग्रेविटेशन चल रहा है, डिटरमाइन द स्पीड विथ विच, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the speed with which earth would have to rotate about its axis so that a person on the equator weighs 3/5 of its present value. Write your answer in terms of G and R. मतलब G और R का वैल्यू पुट नहीं करना है, उसे वैसे ही रखना है। फाइनल आंसर आपका प्रेजेंट वैल्यू। राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ G एंड R, ठीक है। तो आप देखिएगा G और R के टर्म में हमें आंसर निकालना है। अभी ये लैटिट्यूड का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से उन्होंने कुछ पूछा है, ओके। डिटरमाइन द स्पीड विथ विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट, और कितने स्पीड से घूमना चाहिए, ओके, अबाउट इट्स ओन एक्सिस सो दैट इक्वेटर, मतलब जो पर्सन इक्वेटर पर खड़ा है, इक्वेटर है मतलब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, अभी मैंने वो फॉर्मूला बताया था आपको, ओके, लैटिट्यूड का पढ़ाते वक्त, 1/cos ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G/RE, ओके। तो अभी इसी फॉर्मूले में हमें मतलब लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 0 आएगा, तो ये डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल बेस से जाते हैं। ओरिजिनल जो फॉर्मूला था ना लैटिट्यूड का, mg डैश मतलब ये अपेरेंट वेट था, mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा,